अगर आपके पास ऐसी दवाई आ जाए, जिसे लेने के बाद आपको भूख ना लगे, वो भी 1 हफ्ते के लिए, तो कितना अच्छा होगा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो ब्लड शुगर के लेवल से परेशान हैं और उन पेशेंट्स के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं, इवन कैंसर पेशेंट्स के लिए भी। बट ये मेडिसिन्स अभी तक बहुत कॉस्टली थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग इस मेडिसिन को यूज़ ही नहीं कर पाते थे। बट इस मेडिसिन का इंडिया में और वर्ल्ड वाइड पेटेंट एक्सपायर हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट में सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाएगा और ये अराउंड 1000 टू 2000 रुपीज़ पर वीक तक के लेवल्स पे आ जाएगी, जो कि 15 टाइम्स चीपर है अभी की प्राइसेस से। और जिस ड्रग की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक ब्लॉकबस्टर ड्रग है, उसे GLP-1 कहते हैं, सेमीग्लुटाइड और ओज़ेम्पिक के नाम से भी वो फेमस है। मेडिसिन्स को 2 तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एक तो केमिकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और दूसरा बायोलॉजिकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जब भी हम केमिकली उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम उसके इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, एपीआईज़ बनाते हैं, फॉर्मुलेशंस बनाते हैं और उसे बैचेज़ में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और वो हम लोग ओरली भी ले सकते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी ले सकते हैं। बट जो पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये बायोलॉजिकली हम लोग बनाते हैं। इसे हम लोग केमिकली नहीं बनाते, बायोलॉजिकली बनाते हैं। अब जब बायोलॉजिकली बनाते हैं, तो हम इसे ओरल फॉर्म में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ओरल फॉर्म में लेंगे, तो ये जो बायोलॉजिकल पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, हमारा जो स्टोमक है वो डाइजेस्ट कर देगा, जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए हमें जो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ होती हैं और ये इन टाइप की मेडिसिन्स होती हैं, जो GLP-1, सेमाग्लूटाइड, इसे हमें इंजेक्टेबल फॉर्म में लेना पड़ता है। अब हम इंजेक्टेबल फॉर्म में कैसे लेंगे? सिरिंज से ले सकते हैं, बट सिरिंज लगाना एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए एक इसे इंजेक्ट करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म डिवाइसेस आते हैं, पेन टाइप के डिवाइसेस आते हैं, जिसे एक इंसान खुद से ही एडमिनिस्टर कर सकता है और वही पेन बनाता है शैली इंजीनियरिंग। So before we go ahead, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First is that I am a SEBI registered research analyst, and second, Shell Engineering is not in my personal portfolio. अभी हम समझते हैं कि एक ड्रग को डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगता है। जो ड्रग को डेवलप करता है उसे इनोवेटर कंपनीज बोलते हैं। इनोवेटर कंपनीज होती हैं लाइक नो नॉर्डिस्क है, एलाई लिली है। ये सब एलाई लिली जो है वो यूएस की कंपनी है, नो नॉर्डिस्क जो है डैनिश कंपनी है। ये सब रिसर्च करते हैं प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करके। तो नो नॉर्डिस्क ने आइडेंटिफाई किया होगा कि मुझे एक ऐसी ड्रग बनानी है जो हेल्प करे डायबिटिक पेशेंट्स को। तो उन्होंने देखा होगा कि जो उसे कैसे कर सकते हैं, तो उसमें उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया कि अगर मैं GLP-1 टाइप का एक प्रोटीन को सिंथेसाइज़ कर लूँ केमिकली या बायोलॉजिकली, तो उन्हें भूख नहीं लगेगी, तो उनका इंसुलिन लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा, ब्लड शुगर लेवल्स होंगे वो कंट्रोल में रहेंगे और वो इवेंचुअली फैट लॉस करेंगे। तो उन्होंने ये स्टडी स्टार्ट करी 2000 में, देन उन्हें ये 5 साल लग गए ऐसा GLP-1 टाइप का प्रोटीन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस में फाइंड करने के लिए। फिर इन्हें एक लिज़र्ड के सलाइवा में जाके वो मिला। फिर एक प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट शुरू हुआ कि उस लिज़र्ड के सलाइवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो फिर यहाँ पे प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में उन्होंने पिग के गट को पे एक्सपेरिमेंट्स करे। फिर वहाँ से इन्होंने वो ड्रग जो उन्हें मिला, जिससे ये सिंथेसाइज़ करके और ये जो एक्चुअली में वर्क करेगा, उसे मिले एक लीराग्लूटाइड। अब लीराग्लूटाइड के इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स करे, जिसमें फ़ेज़ 1 ट्रायल्स रहते हैं, 2 रहते हैं, 3 रहते हैं और इसमें भी 5 से 7 साल लग जाते हैं। फिर फाइनली इन्हें लीराग्लूटाइड मिला, जो एक एक ड्रग था। फिर इन्हें रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने होते हैं उसके, और फिर उसके 15 साल बाद उसे उन्हें कमर्शियलाइज़ करने का पेटेंट मिलता है। तो इन्होंने जो, और फिर वो भी 10 साल के लिए मिलता है। तो सेमाग्लूटाइड का जो पेटेंट है, वो इनके पास 2015 से लेके 2025 तक है और 2026 तक है। तो ये पेटेंट जो है सेमाग्लूटाइड का, जो एक्सपायर हो जाएगा, तो जो जेनेरिक कंपनीज़ हैं, वो भी इस फ़ॉर्मूलेशन को रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकती हैं और उसे एक जेनेरिक ड्रग में आ जाएगा फिर वो। तो ये जेनेरिक ड्रग होते हैं जो जिसके पास कोई पेटेंट नहीं होता। तो डिवीज़ जो है इंडिया में और न्यूलैंड लैबोरेटरीज़ जो है, ये दोनों ही इन पे काम करती हैं और भी कंपनीज़ हैं जो इस पे काम करती हैं। तो ये ड्रग खुद से डेवलप कर लेती हैं ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके, और फिर उसे जो अभी ये नोवो नॉर्डिस्क और लिली जो बहुत हाई प्राइसेज़ में बेचती हैं, उसे वो फिर एक लो प्राइस पे बेचना शुरू करती हैं एक मास मार्केट में। लाइक इंडिया, ब्राज़ील, कनाडा। तो फिर ये यहाँ से फिर डिवीज़ और न्यूलैंड को मिल जाता है परमिशन उसे बेचने के लिए।
और फिर यहाँ से वो लॉन्च कर देते हैं अपना मेडिसिन अपने अपने डिफरेंट ब्रांड नेम से। हमने देखा था कि जो GLP-1 सेमाग्लूटाइड, ओज़ेम्पिक, ट्राइज़ेपेटाइट और मोंजारो, ये जो सारे ड्रग्स जो हैं, इन सब ड्रग्स को ना आप ओरली नहीं ले सकते। ओरली इनकी एफ़िकेसी बहुत कम है। ओरली डेवलप तो कर रही हैं कंपनीज़, बट उसकी एफ़िकेसी अभी भी येट टू बी टेस्टेड है। तो इसे एक प्लेटफ़ॉर्म डिवाइस लाइक पेन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। इस तरीके का दिखता है वो पेन। अब हम देखते हैं कि जो जेनेरिक ड्रग्स बनाती हैं कंपनीज़, उसकी वैल्यू चेन कैसी है? वो जेनेरिक से कैसे मार्केट होती है मास मार्केट को लेके। तो जो इंटरमीडिएट्स, एपीआई एंड फॉर्मुलेशन होती हैं, ये जो कंपनीज़ होती हैं वो डेवलप करती हैं, जैसे डीवीज़ एंड न्यूलैंड जो है वो इंटरमीडिएट्स और एपीआई में काम करती हैं। देन इरेज़ लाइसेंसेस जो है वो फॉर्मुलेशन पे काम करती हैं। इसका मतलब ये है कि जो जीएलपी-1 के प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, वो है वो इस फ़ेज़ में बनते हैं। देन जब ये पेप्टाइड्स सिंथेसाइज़ हो जाते हैं, तो इसे फिर कार्ट्रिज के फॉर्म में फ़िल करना होता है। तो कार्ट्रिज के फॉर्म में फ़िल करते हैं शेल ये वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा। और ये कार्ट्रिज जो होगी वो फिट होगी फिर पेन्स में। तो ये पेन बनाती है शेली इंजीनियरिंग। तो ये सब जो है वो बनाएँगे एपीआईज़, फ़ॉर्मुलेशंस, फिर वो सप्लाई कर देंगे इन सीडीएमओ को। एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इन्हीं कंपनीज़ के लिए, जो कि इन्हें फिल एंड फिनिश करेंगे। तो शेली इंजीनियरिंग से ये फिर पेन्स ले लेंगे, यहाँ से ये उनका जो फ़ॉर्मुलेशन है वो ले लेंगे। वन सोर्स स्पेशलिटी जो है वो उसे मिक्स करके फिर कार्ट्रिज फॉर्म में ले आएगी। फिर वो कार्ट्रिज फॉर्म जो होगी वो मार्केट होगी, अ, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मार्केटिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम से हो सकती है। लाइक ओज़ेम्पिक जो है वो नोवो नॉर्डिस्क का है, देन मोंजारो जो है वो शेली एली एली का है, एली लिली का है। सिमिलरली फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन आपके रिटेल स्टोर्स पे जाएगा। फिर आपको फाइनली हॉस्पिटल्स में जाके वो मिल जाएगा या आप खुद भी एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो ये मोटा-मोटी एक वैल्यू चेन रहती है पूरी जीएलपी-1 इंडस्ट्री की। अभी हम देखते हैं कि जीएलपी-1 का एवोल्यूशन कैसे हुआ। हमें पता था कि लिज़र्ड के सलाइवा से इन्हें एक्सेंडिन मिला 2005 में। देन उससे उन्होंने लीराग्लूटाइड डेवलप करा। अब लीराग्लूटाइड से फिर इतना लीराग्लूटाइड में प्रॉब्लम क्या थी कि उन्हें डेली लेना पड़ता था। तो उन्हें एक ऐसा पेप्टाइड बनाना था जो कि बॉडी में और दिन सर्वाइव करे। तो उन्होंने फिर सेमीग्लूटाइड डेवलप किया। अब ये सेमीग्लूटाइड जो है वो 1 हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है। फिर नोवो नॉर्डिस्क ने इस सेमीग्लूटाइड को मार्केट करा ओज़ेम्पिक से। ओज़ेम्पिक क्या होता है वो उनके पेशेंट्स के लिए होता है जो कि डायबिटिक होते हैं। बट उसके बाद उन्होंने और डेवलप किया वेगोवी। ये एक हायर डोसेज है सेमाग्लूटाइड की, जो कि फैट लॉस में काम आती है। राइबोसिस जो है वो ओरल फॉर्म में ये अभी डेवलप कर रहे हैं। ये पूरा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो है नोवो नॉर्डिस्क का। उसके बाद शेली एली लिली ने ट्राइज़ेपेटाइड डेवलप किया। ये और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है अ, सेमाग्लूटाइड का। अब ट्राइज़ेपेटाइड में जीएलपी-1 तो होता ही है, उसमें जीआईपी-1 भी होता है। जीआईपी भी होता है, सॉरी। तो ये जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सेमाग्लूटाइड, तो इसके जो एफ़िकेसी है, वो फैट लॉस में ज़्यादा है। तो ये मोंजारो जो है ये इनका डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है और ज़ेपबाउंड जो है ये इनका ओबेसिटी के लिए है। आप देखोगे कि वेगोवी, रेबल्सिस, ज़ेपबाउंड ये से जो सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज़ हैं, ये इनमें दिखाते हैं कि इनका वेट लॉस परसेंटेज क्या है। वेगोवी जो है वो हायर स्ट्रॉन्गर फॉर्म है उस सेमाग्लूटाइड का, तो ये 17 टू 18% है। रेबल्सिस सिंस ये ओरल फॉर्म में यूज़ होता है तो ये खाली इसके 4.1% है, अगर 24 वीक में 4.1% फैट लॉस है। सिमिलरली ज़ेपबाउंड जो है उसमें भी अच्छा 18% का लगभग फैट लॉस है। तो अगर वो ओरल फॉर्म में रहेगा तो उसकी एफ़िकेसी थोड़ी कम होगी, इंजेक्टेबल फॉर्म में रहेगा तो एफ़िकेसी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अभी हम शेली के बिज़नेस सेगमेंट देखते हैं। शेली के 3 बिज़नेस सेगमेंट हैं, एक है हेल्थ केयर, एक कंज्यूमर है और एक इंडस्ट्रियल है। हेल्थ केयर में ये पेन्स बनाते हैं। अब पेन्स क्या है कि आप जीएलपी-1 के ओबेसिटी के पेशेंट्स को भी दे सकते हो और इंसुलिन के पेशेंट्स को भी दे सकते हो। अब पेन में क्या है ना कि बहुत सारी फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। एक होती है कि आपको ऑटो इंजेक्टर करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने स्किन पे उसे प्रेस करना है और एक बटन दबाना है, तो वो सिरिंज भी लग जाएगी आपको और उसमें जो कार्ट्रिज होगी वो भी आपको फिक्स्ड डोज़ में लग जाएगी। बट कुछ-कुछ पेन्स जो होते हैं वो जिसमें सिरिंज खुद नहीं लगती, तो वो प्लेटफ़ॉर्म पेन्स होते हैं जिसमें आपको सिरिंज जो है वो खुद से लगानी होती है अपनी बॉडी में एंड देन एक स्प्रिंग लोडेड डिवाइस होता है जो आपको कार्ट्रिज को खाली कर देता है। तो इनके जो मेजर प्लेटफ़ॉर्म पेन है, वो एक नियो है, नियो बहुत बिकता है इनका, जो कि आईपी
इनके पास इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं उसके। तो अभी देखोगे आप कि इनका रेवेन्यू जो है कंट्रीब्यूशन ओवरऑल रेवेन्यू में 31% है, बट ये आगे चल के 60% भी हो जाएगा जैसे जैसे GLP-1 की डिमांड आएगी, क्योंकि GLP-1 की डिमांड जो है वो अभी उसकी सप्लाई से, जो पेन की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो और शेली जो है 50 to 60% सप्लाई करता है। तो ये आगे चल के इनका हेल्थ केयर डिवीजन जो होगा वो सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग बिजनेस हो जाएगा। देन कंज्यूमर सेगमेंट अभी के फिलहाल प्लास्टिक्स बनाते हैं, तो अभी में जो भी कंज्यूमर सेगमेंट में प्लास्टिक्स लगता है, लाइक होम फर्निशिंग में जो प्लास्टिक्स लगता है, देन कटलरी में प्लास्टिक लगता है, FMCG पैकेजिंग में जो बॉक्सेस होते हैं उसमें जो प्लास्टिक्स लगता है, देन LED लाइट्स हो गई, और जो कार्बन और स्टील का जो मिक्सचर, ये इस पे भी बहुत काम करते हैं ये लोग। और इनका ये कंज्यूमर सेगमेंट जो है वो 61% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और इनका जो तीसरा सेगमेंट है वो बहुत छोटा है अभी, खाली 18 करोड़ का रेवेन्यू आता है वहाँ से, और 7% उनका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाते हैं, हार्ड प्लास्टिक वाले अप्लाइंसेस बनाते हैं। तो ये जो है इनके तीन मोटे मोटी सेगमेंट्स हैं। अब हम इसके इन्वेस्टमेंट थीसिस डिस्कस करते हैं। GLP-1 की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है अभी, उसे केटर करने के लिए जो है कंपनी केपिक्स कर रही है, एडिशनल कैपेसिटी बैठा रही है पेन्स बनाने की। करंटली जो है उनको पास Q1 FY 26 में 20 लाख ही पेन बनाने की कैपेसिटी थी, जिसमें वो इंसुलिन भी केटर करते थे और GLP-1 भी। अभी क्या है ना कि GLP-1 की कमर्शियल सप्लाई शुरू नहीं हुई है, क्योंकि कनाडा में इनका जो एक्सपायरी है पेटेंट की वो जैन में हो गई, ब्राज़ील में मार्च में होगी 2026 में, और इंडिया में भी 2026 में होगी। तो ये जो सप्लाई कमर्शियल सप्लाई होगी, जो कि जेनरिक कंपनी बिग फार्मा को होगी, वो Q3 या Q4 से देखना शुरू होगी, मतलब ना आगे वाले क्वार्टर्स में देखना शुरू होगी। तो आगे वाले क्वार्टर्स में देखने के लिए उन्हें एक कैपेसिटी चाहिए। तो अभी तक उनकी 20 लाख पेन बनाने की थी, वो बोले बाय द एंड ऑफ Q2, जो कि Q3 में लाइव हो जाएगी, उनकी कैपेसिटी हो जाएगी 45 लाख पेन बनाने की, और वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 70 लाख तक हो जाएगी। अभी मोटा मोटा मैथ करते हैं कि इन पेन बनाने से उनको रेवेन्यू आता है 77 करोड़। तो अगर इसे दूना बनाएंगे, 45 तो बनाएंगे, तो ये रेवेन्यूज़ भी दुगने हो जाएंगे। देन 45 से 70 जाएंगे तो प्रोपोर्शनली इनके रेवेन्यूज़ भी ज़्यादा रहेंगे। तो आप देखोगे करंटली जो 77 करोड़ इनका आता था, वो अराउंड 4-5 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो इसी रैपिड ग्रोथ में, और इनके जो EBITDA मार्जिन है वो भी एक्सपैंड होंगे, क्योंकि ये एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। इसी वजह से जो है पूरी इंडस्ट्री में ओवर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स बहुत ज़्यादा टेलविंड है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी आगे चल के। सिंस इनका 60 to 70% अक्रॉस मार्केट्स इनका मार्केट शेयर है, तो ये अभी तो 70 lakhs तक पैन इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक बनाएंगे। हो सकता है कि ये आगे और केपिक्स करें और 70 से 100 लेके जाएं, फिर 100 से 200 लेके जाएं। तो ओवर द ईयर जैसे ही ये कमर्शलाइज होगा, प्रोडक्ट लॉन्च होगा, तो इन्हें भी समझ में आएगा कि इनकी डिमांड कैसी है प्रोडक्ट की, और उसी बेसिस पे ये आगे चल के केपेक्स करेंगे। तो कंपनी जो है 12 से 18 महीनों में केपेक्स कर लेती है। तो अगर इन्हें प्रोडक्ट लॉन्च पे समझ में आ जाएगा कि डिमांड और है, तो ये केपेक्स और बढ़ाएंगे आगे चल के। देन इनकी जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो भी स्टेडीली ग्रो कर रहा है। ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये पॉलीमर का नंबर देते हैं, पॉलीमर प्रोसेस का नंबर देते हैं। तो देखो कि आप ओवर Q1 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर और Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, इनका जो पॉलीमर प्रोसेस का कितना पॉलीमर प्रोसेस किया इन्होंने, वो बढ़ रहा है। 5,902 से 7,000 पे पहुंच गया, जो कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा हो गया इनका 49%। तो अगर ये कंज्यूमर सेगमेंट में भी 10-15% की ग्रोथ करते हैं, और इतनी ज़्यादा ग्रोथ अगर इन्हें हेल्थ केयर से आती है, तो ये आराम से नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में 30-40%, 50% तक आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो आपको एक विजिबिलिटी दिख रही है ग्रोथ की नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए, और EBITDA मार्जिन भी एक्सपैंड होने को दिख रहा है। तो एक ये राइट कैंडिडेट बनाता है स्टडी करने के लिए, और इवन इन्वेस्ट करने के लिए भी। अभी हम रेवेन्यू फोरकास्ट करेंगे बाय एस्टिमेटिंग उसके सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, और फिर सम करेंगे तो उससे हमें ओवरऑल रेवेन्यू मिल जाएगा पूरे साल का। हम देख रहे हैं कि फार्मा में Q1 में उन्होंने 77 करोड़ किया था, कंज्यूमर में उन्होंने 151 करोड़ किया था। तो कंज्यूमर में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पूरे साल में वो कोई ग्रोथ नहीं करेंगे, सिर्फ 151 करोड़ करते रहेंगे। फार्मा में हमने देखा था कि जैसे जैसे पेन्स की कैपेसिटी लाइव होगी, वैसे वैसे उनके रेवेन्यूज भी बढ़ते जाएंगे। उसी हिसाब से मैंने उसके रेवेन्यूज यहाँ पे लिख रखे हैं। देन इंडस्ट्रियल में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई ग्रोथ नहीं आएगी,
ओवरऑल जो रेवेन्यू मिलता है मुझे वो 246 करोड़ मिलता है Q1 में। देन इन तीनों सेगमेंट्स का सम आगे चल के करूँगा मैं, तो इधर भी 246, 342 एंड 342। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे कि ग्रोथ ग्रोथ Q1 में 28% की आई है। देन सितंबर में 25% की आएगी, देन दिसंबर में 57% की आएगी, देन 39% आएगी। इसमें इंपॉर्टेंट बात देखने की ये है कि जो इनका एबिटा मार्जिन्स हैं वो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहे हैं, बिकॉज इनके जो फार्मा बिजनेस है वो हाई मार्जिन बिजनेस है। तो उससे मुझे पता लगा कि अराउंड इनके लास्ट क्वार्टर में 28% के जो एबिटा मार्जिन है, तो मैं एज्यूम करूँगा यहाँ पे 26% के ही मिलेंगे। तो जो मेरा बेस के सिनेरियो, अगर मैं इन्हें सम अप कर दूंगा इन सारे रेवेन्यूज़ को, तो अराउंड आता है 1178, जो कि अराउंड 50% अप है फ्रॉम द लास्ट ईयर। और उससे फिर मुझे जो नेट प्रॉफिट मिलता है वो 92% अप मिलता है फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो अभी जो स्टॉक है वो अराउंड 90 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अभी 90 का पी से इसलिए मिल रहा है क्योंकि आगे 4-5 साल जो है वो कंटिन्यूस ग्रोथ दिख रही है, एबिटा का भी एक्सपांशन दिख रहा है, और इसी वजह से इसे 90 का पी मिल रहा है। और ये 90 का पी कंटिन्यू मिलता रहेगा जब तक ये ऐसी ग्रोथ करता रहेगा, और हम देख सकते हैं कि विजिबली कि नेक्स्ट 3-4 साल तक तो ये है। तो इस वजह से इवन एट अ हायर पी इसे खरीदने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ 90 के पी पे होने के बाद भी देखो स्टॉक प्राइस जो है, अगर मैं उसे 90 का पी दूँ तो इस ईपीएस पे से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3549 की प्राइस निकल के आती है, जो कि 50% अप है फ्रॉम करंट लेवल्स लाइक 2322 के। तो इसी वजह से हाई पी पे अगर हाई ग्रोथ रहती है और कंटिन्यूसली ग्रोथ रहती है, तो एक इन्वेस्टमेंट थीसिस वहाँ पे बनता है। सिमिलरली मैंने बैड केस में किया, यहाँ पे 27% का मैंने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ली है और अराउंड 24% एबिटा मार्जिन लिए हैं, तो उससे मुझे पैट निकल के आया 128 करोड़, जो कि 38% अप है। और जो टारगेट प्राइस या स्टॉक प्राइस होगा वो, सिंस इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम हुई, तो मैंने पी भी कम कर दिया। उससे फिर मुझे अराउंड 1700 का मेरे को लगभग इसका प्राइस मिल रहा है, जो कि कम है अभी के लेवल से, तो जो कि 2300 के अराउंड चल रहा है। अभी हम लोग क्वार्टरली फोरकास्ट देखते हैं बेस केस में। इसमें देखने का बस यही है कि हमने देखा था कि ग्रोथ रेट्स तो यही हैं, 38%, 28% एंड 73%, 57%। नेट प्रॉफिट की ग्रोथ भी बहुत हाई है, 130%, 61%। तो सिंस EBITDA मार्जिन जो हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इनके पैट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ से बढ़ रहे हैं, लाइक 136%। 38% के रेवेन्यू ग्रोथ पे 136%। तो इस हाई पैट को देखते हुए इसको हायर पी मिल रहा है। अभी एंटीथेसिस और रिस्क डिस्कस करते हैं। जो भी जेनेरिक कंपनी है ना, वो अपने रेगुलेटर को अप्लाई कर रही है कि हमें भी बनाना है ये GLP-1, हमें भी फैट लॉस ड्रग बनाना है, उसके अप्रूवल्स ले रहे हैं। तो ये अगर अप्रूवल्स अभी नहीं मिले, एक्सटेंशन मिल गया इन्हें, जो भी इनोवेटर्स कंपनी है, इन्हें हर कंट्री में अलग अलग पेटेंट के रूल्स होते हैं। जैसे यूएस में अभी भी इनका पेटेंट 2032 तक है इनोवेटर्स का, बट कनाडा में एक्सपायर हो रहा है, ब्राज़ील में एक्सपायर हो रहा है, इंडिया में एक्सपायर हो रहा है, यूरोपियन मार्केट्स में एक्सपायर हो रहा है। तो अगर इन्हें और एक्सटेंशन मिल जाएगा या फिर नहीं मिला अप्रूवल, तो डिलेज हो सकता है। तो उस वजह से जो इनकी कैपेसिटी इन्होंने लगा ली है, तो वो कंज्यूम तो होगी नहीं। तो फिर उससे फिर एक रिस्क बनता है इनका। देन अभी यूएस ने टैरिफ लगा दिया, तो हो सकता है कि और क्या है कि इंक्रीज़ करके और टैरिफ लगा दे। तो यूएस में जो ये पेन सप्लाई करते हैं वो शायद ना कर पाएँ। लेकिन उनका 17% ही है यूएस में सप्लाई, बट स्टिल वो 17% भी इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है कि इनका जो कंज्यूमर कंसंट्रेशन है वो बहुत ही फ्यू प्लेयर्स पे है। मे बी इनोवेटर्स के लिए है, कुछ सीडीएमओ प्लेयर्स के लिए है। तो ये इनका अगर बिग फार्मा से भी इनका टाइप हो जाए, लाइक डीवीज वगैरह से, तो इंडिया जो है वो दुनिया की फार्मेसी है। तो अगर ये डीवीज और न्यूलैंड लेबोरेटरीज इनके साथ टाइप भी हो जाता है, तो इनका जो रिस्क होगा वो कस्टमर कंसंट्रेशन वाला वो थोड़ा कम हो जाएगा। देन लिटिगेशन का रिस्क रहता है कि जिस भी जोग्राफी में ये जा रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे जो इनोवेटर्स कंपनीज हैं उनके पेन्स भी हैं। अब वो पेन पे लिटिगेशन आ सकता है कि ये सिमिलर पेन कैसे बेच रहे हैं, उसके पेटेंट पे आ सकता है। तो एक वो भी लिटिगेशन का रिस्क रहता है इसे। देन इनके जो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल है, अगर वो डी ग्रोथ करने लगे बिकॉज ऑफ
यूएस एंड मैक्रो रिस्क, तो वो चीज़ भी देखना पड़ेगा क्योंकि हमने एज्यूम कर रखा है कि ये सिमिलर लेवल के रेवेन्यूज़ आगे चल के जनरेट करेंगे। हो सकता है कि वो आगे चल के कम करें। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है देखना। तो ये थोड़े से एंटीथेसिस और रिस्क हैं जो हम लोगों को दिमाग में लेके चलने हैं। फाइनली दीज आर डिस्क्लेमर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम, एंड माय चैनल इज़ फेयरली न्यू। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।